स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कोलकाता, फॉल ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ जॉय और कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया जैसे कई खिताबों से जाना जाने वाला कोलकाता शहर एक समय पर इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी माना जाता था। जी हां, आज जरूर हम मुंबई को इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल का दर्जा देते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इतिहास हमें बताता है कि मुंबई को यह पोजीशन कैलकाटा के डिक्लाइन की वजह से ही मिली थी। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर कोलकाता का डिक्लाइन कब, कैसे और क्यों होता है। लेकिन डिक्लाइन से पहले ब्रीफ में यह समझना भी जरूरी है कि इंडिया की फाइनेंशियल जियोग्राफी के मैप पर कोलकाता का राइज किस तरह हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं कोलकाता शहर के ओरिजिन से। ओरिजिन्स ऑफ कोलकाता सिटी। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि कोलकाता शहर 2000 सालों से भी ज्यादा पहले से बसा हुआ यानी इनहैबिटेड है, लेकिन इसकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री 1690 में यहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल के बाद ही शुरू होती है। एंशिएंट एविडेंस बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, पोर्चुगीज, फ्रेंच या ब्रिटिश के आने से पहले भी कोलकाता एक ट्रेडिंग हब के रूप में स्थापित था। इस शहर का ओरिजिन मौर्यन और गुप्ता पीरियड के समय का माना जाता है। यहां तक कि एंशिएंट एपिक महाभारत में भी इसका मेंशन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस शहर का एंशिएंट नाम कालिकाता था, जो कि बंगाली वर्ड कली क्षेत्र से डिराइव हुआ था। इसका मतलब होता है ग्राउंड ऑफ गॉडेस काली। एक बिलीफ यह भी है कि शहर को अपना यह नाम कनाल या खल के बैंक पर ओरिजिनल सेटलमेंट की अपनी लोकेशन की वजह से मिला था। ब्रिटिशर्स ने इसे कैलकाटा नाम दिया, जो कि बंगाली नाम कालिकता का एंग्लिसाइज्ड वर्जन था। लेकिन ब्रिटिशर्स यहां पहुंचे कैसे, चलिए ये जानते हैं। दोस्तों, 24 अगस्त 1690 के दिन जॉब चार्नोक नाम के ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट हुगली रिवर के किनारे सुतानुती नाम की जगह पर आते हैं। ये जगह आज नॉर्थ कोलकाता में आती है। जॉब चार्नोक यहां ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए यहां के लोकल लैंडलॉर्ड से सुतानुती, कालिकाता और गोविंदपुर नाम के 3 विलेजेस को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लीज पर लिया जाता है। इन्हीं 3 विलेजेस को मिलाकर आज के कोलकाता शहर का फाउंडेशन हुआ था। 1699 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे एक प्रेसिडेंसी सिटी के तौर पर डिवेलप करना शुरू किया और इसका नाम कैलकाटा रखा, जैसा कि हमने पहले बताया। 1772 में कैलकाटा सिटी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके बाद से ब्रिटिशर्स का होल्ड इस पर और ज्यादा मजबूत होता गया। इस दौरान शहर तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर भी बढ़ता नजर आया। कोलकाता के गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली सिटी के आर्किटेक्चर पर बहुत शिद्दत से काम करते हैं और इसे सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में डिवेलप करते हैं। यह कोलकाता के कल्चर पर हाई ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का दौर था। एजुकेशन और वेस्टर्नाइजेशन के स्प्रेड के साथ बंगाल में रेनेसांस का दौर भी शुरू हो रहा था। बहुत से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू किए गए थे और बढ़ती हुई इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन फ्रीडम का मतलब समझने लगी थी। भारत की आजादी के इस संघर्ष का एक अहम केंद्र बनकर भी उभरता है कोलकाता शहर। यह तो बात हुई कोलकाता शहर के ओरिजिन्स की, लेकिन इसी बीच ये फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में भी डिवेलप हुआ था। आइए समझते हैं किस तरह। राइज ऑफ कोलकाता एज इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि 1772 में कोलकाता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की पॉलिटिकल कैपिटल बन चुका था। पॉलिटिकल कैपिटल से ही फाइनेंशियल कैपिटल तक का रास्ता भी जाता है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी बंगाल का ये रीजन ट्रेडिंग हब तो हुआ ही करता था। ब्रिटिशर्स ने यहां अपनी फैक्ट्री भी स्थापित की, जिसके बाद ट्रेडिंग सेंटर के रूप में इसका और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। कैपिटल सिटी बनने के बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने सभी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज मुर्शिदाबाद से कोलकाता ट्रांसफर कर दिए थे। इसके बाद जब इंडिया में जॉइंट स्टॉक बैंक एस्टैब्लिश करने की बात आई, तो सबसे पहले कोलकाता को ही चुना गया। यहां 1806 में फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक की स्थापना हुई, जबकि बॉम्बे में यह 34 साल बाद यानी 1840 में स्थापित किया गया। इसके अलावा बैंक ऑफ बंगाल भी कोलकाता में ही एस्टैब्लिश किया गया था,
और ये बाकी प्रेसिडेंसी बैंक्स के मुकाबले काफी बड़ा हुआ करता था। इसके पीछे एक कारण तो यह था कि बैंक ऑफ बंगाल एक बहुत ही बड़े एरिया को केटर करता था, जिसकी वजह से यहां डिपॉजिट्स की संख्या काफी ज्यादा थी। याद रखिए दोस्तों, उस समय के बंगाल में आज के वेस्ट बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश, ओडिशा, बिहार और असम के कुछ हिस्से भी आते थे। तो आप समझ सकते हैं बैंक ऑफ बंगाल कितने विशाल एरिया को कवर करता था। इसके साथ ही पॉलिटिकल कैपिटल होने की वजह से गवर्नमेंट डिपॉजिट्स भी बैंक ऑफ बंगाल में ही सबसे ज्यादा थे। 1895 के डेटा के अनुसार बैंक ऑफ बंगाल में इनकी वैल्यू 184 लाख रुपीस थी। वहीं बैंक ऑफ बॉम्बे में सिर्फ 76 लाख रुपीस। इतना ही नहीं, नंबर ऑफ बैंक्स में भी बॉम्बे के कंपैरिजन में बंगाल ही आगे था। बंगाल में हजारों की संख्या में स्मॉल बैंक्स मौजूद थे, जिन्हें लोन ऑफिसेस कहा जाता था, जबकि बॉम्बे में सिर्फ कुछ बड़े बैंक्स ही हुआ करते थे। इससे यह साफ पता चलता है कि उस समय बैंकिंग की फील्ड में कोलकाता ही डोमिनेट कर रहा था। बैंकिंग के अलावा अगर बात करें तो हम देखते हैं कि बॉम्बे के कंपैरिजन में बंगाल में ज्यादा कंपनीज शुरू की गई। लगभग 45 से 50% ऑल इंडिया कंपनीज बंगाल में थी। वहीं बॉम्बे का शेयर सिर्फ 13 से 15% हुआ करता था। लेकिन 20वीं सेंचुरी के दौरान कोलकाता शहर पॉलिटिकल टर्मोइल के दौर से गुजरता है, जो इस शहर और इसकी फाइनेंशियल रैंकिंग पर प्रभाव डालता है। और जैसा कि हम जानते हैं, इवेंचुअली कोलकाता फाइनेंशियल कैपिटल की पोजीशन पर लंबे समय तक नहीं रह पाता और बॉम्बे उसे ओवरटेक कर लेता है। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों हुआ कि कोलकाता अपनी पोजीशन खो देता है। फॉल ऑफ कोलकाता एज फाइनेंशियल कैपिटल। दोस्तों, फाइनेंशियल हब के रूप में कोलकाता के डिक्लाइन के पीछे बहुत से कारण समझे जाते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1912 में, जब ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे कोलकाता की इंपॉर्टेंस कम होने लगती है। पॉलिटिकल कैपिटल का टाइटल तो इससे छीन ही लिया गया था। वो समय भी दूर नहीं था जब फाइनेंशियल कैपिटल का टाइटल भी इससे दूर होने वाला था। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड वॉर्स। 1914 में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। वर्ल्ड वॉर के समय ट्रेडिंग पोर्ट के रूप में कलकत्ता की पोजीशन कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि बॉम्बे पोर्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मेसोपोटामिया और ईस्ट अफ्रीका के लिए मेजर मिलिट्री बेस के रूप में बॉम्बे पोर्ट को यूज किया जाता है। वैसे भी कोलकाता की तुलना में बॉम्बे नेचुरली एक बेटर पोर्ट था। कोलकाता पोर्ट समुद्र से नदी की ओर 80 माइल्स पर था, जिससे कार्गो शिप्स को परेशानी हुआ करती थी। यहां शिपिंग रेट्स भी हाई थे। वहीं बॉम्बे की लोकेशन सुएज कैनाल के पास थी और यूरोपियन कंट्रीज और केप से बल्क इंपोर्ट्स ये रिसीव किया करता था। रेलवेज के डेवलपमेंट ने बॉम्बे को न सिर्फ डेक्कन रीजन से लिंक कर दिया था, बल्कि पंजाब के एरिया से भी इसे जोड़ दिया गया था। कराची पोर्ट पंजाब के पास होते हुए भी रेलवेज की वजह से बॉम्बे को प्रिफर किया जाता था। बॉम्बे में मौजूद इंडिजिनस बैंकर्स एक्सेप्शनल फैसिलिटीज ऑफर करते थे, जबकि कोलकाता में ज्यादातर ब्रिटिश बैंकर्स का ही डोमिनेंस था। बॉम्बे में 3 और मार्केट्स थी, स्टॉक एक्सचेंज, कॉटन और बुलियन मार्केट। वहीं कोलकाता के पास सिर्फ जूट था, जो कि मेनली एक्सपोर्ट किया जाता था। हां, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी हुआ करता था, लेकिन बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज उससे पुराना और सिग्निफिकेंट था। इसकी एक वजह वेस्टर्न फाइनेंशियल सेंटर से उसकी प्रॉक्सिमिटी भी समझी जाती है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई का प्रिंसिपल ऑफिस भी 1937 में कोलकाता से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल के टाइटल के लिए सेंट्रल बैंक की लोकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी। इन सभी फैक्टर्स के अलावा एक मेजर फैक्टर दोनों रीजन्स में एसेट्स या डिपॉजिट्स की ओनरशिप को भी समझा जाता है। हिस्टोरिकली कलकत्ता के मुकाबले बॉम्बे में इंडियंस का प्रेजेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज्यादा देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर बैंक ऑफ बंगाल के मैनेजमेंट में लंबे समय तक कोई इंडियन नहीं था, जबकि बॉम्बे में हमेशा से ही इंडियंस का प्रेजेंस रहा था। इसी तरह की चीज चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में भी देखी जा सकती है। जहां कलकत्ता में मोस्टली ब्रिटिश हुआ करते थे, वहीं बॉम्बे में इंडियंस। डिपॉजिट ओनरशिप में भी यह फिनोमेना नजर आता है। बैंक ऑफ बंगाल में बैंक ऑफ बॉम्बे के कंपैरिजन ब्रिटिश या यूरोपियंस का डिपॉजिट शेयर ऑलमोस्ट डबल था। इसीलिए जब इंडिया इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ता है और इंडियंस के हाथों में चीजों का कंट्रोल आने लगता है, तो बॉम्बे ही नेचुरल चॉइस थी। बॉम्बे में इंडियंस काफी समय से डोमिनेट कर रहे थे और तुरंत ही कंट्रोल अस्यूम कर सकते थे।
जबकि कोलकाता में बहुत ही कम इंडस्ट्रीज या बैंक्स थी जो कि लोकल पीपल के द्वारा रन की जा रही थी। इन सब फैक्टर्स के बाद भी 1940s तक कोलकाता फाइनेंशियली स्ट्रांग पोजीशन पर ही था। लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के बाद स्थिति और खराब होने लगती है। 1942 में बर्मा के कैप्चर के बाद जापानीज आर्मी का अगला निशाना कोलकाता ही होता है। इस अटैक के कारण कोलकाता पोर्ट और उसके जरिए होने वाले ट्रेड पर काफी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इसी समय कोलकाता को ग्रेट बंगाल फैमिन जो 1943 में हुआ था उससे भी गुजरना पड़ता है। फैमिन के कारण कई वर्षों तक कोलकाता के ग्रामीण इलाके गंभीर रूप से प्रभावित रहे थे। वैसे तो भारत में ब्रिटिश रूल के दौरान कई फैमिन्स आए थे, लेकिन बंगाल का यह अकाल सबसे दर्दनाक समझा जाता है। 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जहां बंगाल के लोग भूख से तड़प रहे थे, वहीं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल की लीडरशिप में इंडिया से सारा अनाज एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन की आर्मी के लिए स्टॉक किया जा रहा था। यही फैमिन का सबसे बड़ा कारण भी था। रिकॉर्ड्स के अनुसार द ग्रेट बंगाल फैमिन में लगभग 40 लाख भारतीय मारे गए थे। यह ट्रैजिक दौर कोलकाता की फाइनेंशियल हेल्थ पर भी बहुत भारी पड़ा। इसके बाद 1947 में इंडिया के पार्टीशन के साथ साथ जब बंगाल को भी ईस्ट पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया तो सिचुएशन और खराब होती चली गई। कई जूट प्रोड्यूसिंग रीजन्स ईस्ट पाकिस्तान के पास चले गए, जिससे कोलकाता और उसके आसपास के जूट मिल्स को रॉ जूट की सप्लाई मिलना बंद हो गया। इस तरह कोलकाता की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को भारी झटका लगा। इसके अलावा 1947 में कम्युनल राइट्स और टेंशन्स के बीच कोलकाता का बिजनेस एनवायरनमेंट भी सफर करता है। वहीं दूसरी तरफ रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स शहर में बढ़ रहा था, जो कि स्लम्स में रहने पर मजबूर थे। यानी कि एक समय पर सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाने वाला शहर अब स्लम्स की बढ़ती संख्या से जूझ रहा था। आजादी के बाद भी कोलकाता की मुश्किलें कम नहीं हुई। आजाद भारत की सरकार 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आती है, जिसका मकसद पूरे देश में इंडस्ट्रीज की इक्वल ग्रोथ को इंश्योर करना था। लेकिन इससे बंगाल बिहार की इंडस्ट्रीज पर नेगेटिव इंपैक्ट देखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पॉलिसी के तहत देश में कहीं भी इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनरल ट्रांसपोर्टेशन को सब्सिडाइज कर रही थी। ऐसे में बंगाल बिहार का मिनरल रिसोर्स में रिच रीजन अपना कंपैरेटिव एडवांटेज भी खो देता है। इससे कोलकाता और उसके आसपास की इंडस्ट्रीज बंद होने लगती हैं। इसके बाद 1960s और 1970s का दौर आता है, जिसमें सिवियर पावर शॉर्टेजेस, वर्कर्स द्वारा स्ट्राइक्स, एम्प्लॉयर्स द्वारा तालेबंदी के साथ साथ लेबर रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े स्केल पर देखने को मिलते हैं। इस समय कोलकाता में एक मिलिटेंट मार्क्सिस्ट माओइस्ट मूवमेंट भी डेवलप होता है, जिसमें अक्सर वायलेंस और प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन को प्रोटेस्ट के टैक्टिक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी वजह से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा हिस्सा डैमेज हो जाता है और कोलकाता लंबे समय के इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के दौर से गुजरता है। इसी बीच 1971 के वॉर ऑफ पाकिस्तान ने एक नई चुनौती सामने रख दी थी। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के दौरान एक बार फिर मैसेकर्स और वायलेंस के बीच रेफ्यूजीज की नई लहर कोलकाता में आकर बसने लगती है। इससे शहर के ऑलरेडी डैमेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। इस तरह एक के बाद एक क्राइसिस का सामना करने की वजह से कोलकाता फाइनेंशियल पावर के रूप में अपनी पहचान खोता चला गया। कंक्लूजन। दोस्तों, आज कोलकाता अंडरग्राउंड मेट्रो, हाई राइज बिल्डिंग्स, वाइब्रेंट नाइट लाइफ और लार्ज कॉर्पोरेट ऑफिसेज के साथ एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस है, लेकिन फाइनेंशियल पावर हाउस की तरह इसे नहीं देखा जाता। ये पोजीशन अब मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहर ले चुके हैं। हालांकि कोलकाता ने आज भी कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया का अपना स्टेटस मेंटेन किया हुआ है और सिटी की कॉलोनियल पास्ट के अनगिनत मोमेंटोज आज भी इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। क्या आने वाले सालों में कोलकाता एक बार फिर भारत की फाइनेंशियल कैपिटल बन पाएगा? आने वाले वक्त में हमें इस सवाल के जवाब का इंतजार जरूर रहेगा। इस पर आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।